हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माई सेल्फ चंचल। और आज हमें डिस्कस करना है लाइव क्विज 3 के सोल्यूशन। तो टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हमें उसके सोल्यूशन डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है के, वो किसी रिएक्शन का कितना है 1.63 इंटू 10⁻⁻⁻6 एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो देखो, ये एम का मतलब है अपना मोलैरिटी, कंसंट्रेशन है ये। अब देखो, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, उसको हम कैसे देखते हैं कि कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू में टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट हमने किस में ली है? मोलैरिटी में। तो हम कह सकते हैं m की पावर 1 - n, और टाइम को हम ले रहे हैं सेकंड में। सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स होता है, सॉरी टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो, हमें बताना है कि किसी रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो इतना गिवन है, हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो हम यूनिट के साथ ट्राई करेंगे। यूनिट हमें दे रखी है। अब देखो, अगर हम बात करें कि n के प्लेस पे हमें क्या रखना है, अलग अलग ऑर्डर के लिए रखते हैं। अगर हमारा n 0 होगा तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? m 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, दैट इज m सेकेंड इनवर्स। m क्या है अपना? मोलैरिटी। अब ये होगा 0 ऑर्डर के लिए। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कितना आ जाएगा? m 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स, दैट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होगी अपनी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर n के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा? m 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, दैट इज m इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखो, यही तो हमें यूनिट दे रखी है। तो हमारा जो ऑर्डर है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा अपना? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इज इक्वल टू 2। और ये रिएक्शन कैसी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, n इज इक्वल टू 2। तो हम क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 3। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? ओके, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3, और हमें बताना क्या है? हाउ मैनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रीच्ड बाय 30 केल्विन। देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो मेरा जो रेट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज व्हाट टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। और चेंज को हम सेल्सियस में लिखें या फिर केल्विन में लिखें, बात एक ही है। तो ठीक है जी, इसी को हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने 10 डिग्री या फिर 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाया, और जो हमारा रेट है वो 3 टाइम्स हो गया, R' हो गया 3R। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो 30 केल्विन हो तो कितना रेट बढ़ेगा। 10 डिग्री बढ़ाया, 3 टाइम्स हुआ, उसके बाद फिर से 10 डिग्री या फिर 10 केल्विन बढ़ाया, फिर से कितना होगा? 3 इंटू में 3R, 9 टाइम हो गया। अगेन 10 डिग्री या फिर 10 केल्विन का इंक्रीज किया,
फिर से कितना होगा 3 × 3 कितना हो गया जी 27 कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में 27 टाइम्स। ये एक तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा या फिर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, कि अगर हमें निकालना है रेट का इंक्रीज, तो R2/R1 जो कि बराबर होगा अपना K2/K1 के, वो होता है क्या किसके बराबर म्यू T2 - T1 डिवाइड बाई 10, राइट और नॉट। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है R2 हमारा टेम्परेचर बढ़ने के बाद आने वाला रेट है, R1 इनिशियल रेट है, म्यू अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ T2 - T1 को डेल्टा T डिवाइड बाई 10। ठीक है जी। अब देखो R2/R1 हमें निकालना है, इधर देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है R2/R1 निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 रेज टू पावर डेल्टा टी कितना है, कितना बढ़ाया है टेम्परेचर 30 केल्विन, 30 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्टली देख लो 10 डिग्री बढ़ाने से 3 टाइम हुआ, फिर 10 डिग्री बढ़ाया 9 टाइम, फिर से 10 डिग्री बढ़ाया 27 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ हमें डेटा दे रखा है, किसी गैसियस रिएक्शन के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का डेटा दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जब 0.1 है तब आपका हाफ लाइफ 30 सेकेंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, अगेन 29.9। उसके बाद हमने फिर से इनिशियल कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, हाफ लाइफ आया 30.1। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो अपना हाफ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड। डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि अपनी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और अपना जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो क्या है कांस्टेंट है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का, वो क्या होता है, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के। ठीक है, अब देखो, अब कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो ये कब होगा, जब टी हाफ ए नॉट की पावर 0 को होगा, तभी तो अपनी टी हाफ क्या होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट कर देती हूँ, 1 - n इज इक्वल टू कितना होगा 0। कब, अगर अपनी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तब जो 1 - n की वैल्यू है वो 0 होगी। तो यहां से अगर हम n निकालेंगे तो वो n कितना आएगा 1। तो n क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वही पूछा था कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ये अपनी फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अगर हाफ लाइफ डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता तो कौन से ऑर्डर की होती, एन के प्लेस पे तब क्या होता है 0 ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का रिलेशन देख सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है हाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ClF3 कंसंट्रेशन रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ F2 कंसंट्रेशन। ओके, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, Cl2 रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ और हमें प्रोडक्ट क्या बनता है ClF3।
इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ ClF3 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ F2, इनका क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शन के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अपना क्या है, Cl2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब देखो ड्यूरिंग द टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है, तो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन देयर। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट F2 का 3, तो 3 को हम कहाँ पुट करेंगे, नीचे। Cl2 के केस में जो आपका कोफिशिएंट था वो 1 था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लगाया। F2 भी क्या है अपना रिएक्टेंट, तो अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है आपका ClF3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ClF3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोफिशिएंट क्या है 2। अब देखो ClF3 क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम कैसा साइन पुट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। हमें रिलेशन किस किस के बीच बताना है, रिलेशन बताना है हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस विद दिस, तो इन दोनों को उठा लेते हैं हम, डेल्टा ClF3 by dt will equals to negative of del change in concentration of F2 with respect to time बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ClF3 में हमारा 2 भी था, 2 को इधर ले जाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ClF3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 2 पर जाएगा -2/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ClF3 एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ F2। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन 4th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी ने प्रोडक्ट बनाया। ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका वेरिएशन दे रखा है A और B की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, जब A की कंसंट्रेशन 0.2 है एंड B की कंसंट्रेशन 0.3 है, तब जो अपना रेट है दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी तरीके से 2 डेटा और दे रखे हैं जिसमें हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन वेरी की है, उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है रिएक्शन का, सॉरी रेट लॉ बताना है। व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, रेट को हम कैसे लिखते हैं, जो रेट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम कोफिशिएंट। ओके, ये एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, रेट लॉ मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर देखो पहले डेटा को देखते हैं, फर्स्ट डेटा में क्या दे रखा है, ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, बी की कंसंट्रेशन 0.3 है एंड अपना जो रेट है दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके बाद हमने क्या किया है, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो गई है। बी की कंसंट्रेशन क्या रही है, कांस्टेंट रही है, और जो अपना रेट है वो क्या हुआ है, डबल हो गया है 2 टाइम्स। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमने अगर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है, ए की कंसंट्रेशन डबल की, ए की कंसंट्रेशन डबल करने के साथ हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो गया है। दैट मीन्स जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, ए की पावर 1। अगर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैंने ए की कंसंट्रेशन की डबल, तो मेरा रेट भी क्या हो जाएगा 2a। क्या हो गया आर डैश, मेरा इनिशियल रेट के ट्वाइस हो गया। इनिशियल रेट क्या था, ए की पावर 1, डबल करने के बाद क्या है 2a,
तो क्या हो गया, मेरा रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या हो गया मेरा 1, एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई है 1, ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए 1। ठीक है, अगर हम बात करें बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अब देखो बी के साथ देखते हैं, डेटा नंबर 1 और डेटा नंबर 3 को उठाते हैं। इसमें क्या हुआ है, मैंने अगर हम फर्स्ट डेटा में देखें ए की कंसंट्रेशन इज 0.2, थर्ड डेटा में भी क्या है 0.2, यहाँ पे क्या है अपनी ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, बी की बात करते हैं, बी की कंसंट्रेशन 0.3 से क्या हो गई है 0.9, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। रेट पे देखते हैं, रेट पे क्या इफेक्ट आया है, रेट क्या हो गया मेरा, इसको पहले मैं ना 10⁻⁻⁴ में लिख लेती हूँ, कंपेयर करना इजी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 19 × 10⁻⁻⁴। तो देखो इनिशियली जो रेट था दैट इज 2.1 × 10⁻⁻⁴। बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई और अपना रेट हो गया 19 × 10⁻⁻⁴। रेट क्या हो गया है 9 टाइम्स, कितना हो गया है जी 9 टाइम्स। तो देखो हुआ क्या है, आगे देखते हैं। बी की कंसंट्रेशन हमने की है 3 टाइम्स, उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है 9 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, जो रेट है वो कैसे डिपेंड कर रहा है बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे, कि अगर मैंने बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की तो 3 की पावर 2 बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 ऑफ बी। तो रेट कितना हो गया अपना आर डैश 9 टाइम्स। तो जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी जी, सॉरी ऑर्डर कितना हो गया, रेट हुआ है ना 9 टाइम, ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी 2, तो अपनी y की वैल्यू क्या हो गई है 2। पीछे चलते हैं, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और बी के रिस्पेक्ट में कैसा है सेकंड ऑर्डर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो ये हमारी रिएक्शन है वो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, कि अगर हमने ए की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट भी अपना डबल हो रहा है। बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, कि बी की कंसंट्रेशन अगर मैंने 3 टाइम्स की है बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, तो मेरा रेट कितना जा रहा है 9 टाइम्स। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैकेनिज्म से है। इसमें क्या बोला गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ और हमारा बनाता क्या है नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। इस रिएक्शन के लिए एक मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है जो 3 स्टेप का है। इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हमें इस रिएक्शन के लिए क्या बताना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है हमारी गिवन रिएक्शन, ये 3 स्टेप्स में हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइमराइज हो रही है, डाइमराइज होकर ये डाइमर बन गया है। सेकंड स्टेप में क्या है, ये जो डाइमर है ये दूसरे रिएक्टेंट दैट इज हाइड्रोजन गैस उसके साथ रिएक्ट कर रही है और हमारा क्या बन रहा है नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये अगेन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस एंड वाटर वेपर। ओके, अब ये 3 स्टेप्स थे, अब हमें इस रिएक्शन का क्या बताना, रेट लॉ। सबसे पहली चीज क्या है ध्यान में रखने वाली, जो रेट है उसको हम किस टर्म में लिखते हैं, इन टर्म ऑफ स्लो स्टेप। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो अगर हमें उसका रेट लिखना है तो हम किस टर्म में लिखेंगे, स्लो स्टेप के टर्म में, स्लो स्टेप के टर्म में। तो जो दूसरा स्टेप है वो इस रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप है, उसके टर्म में हम रेट को लिखते हैं।
उसकी टर्म में जो हमारा रेट होगा वो क्या होगा, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट क्या है, डाइमर है अपना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इस रिएक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अगेन देखो, जो ये N2O2 है ये क्या है, ये रिएक्शन के बीच में बना और रिएक्शन के बीच में ही कंज्यूम हो गया। ये इनिशियली रिएक्टेंट तो नहीं था, ये क्या था, रिएक्शन के इन बिटवीन ही बनेगा और इन बिटवीन ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनती हैं और बीच में डिसोसिएट हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। रेट को कभी भी हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की टर्म में नहीं लिखते हैं, रेट हमेशा डिफाइंड होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, देखो पहले स्टेप को उठाते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारी, 2NO डाइमराइज हो रहा है, गैसियस फेज में था, N2O4 में, ठीक है। ये स्टेप क्या है, फास्ट है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करूं, के इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है अपना N2O4 डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है NO का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। यहां से अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूं किसकी, इस डाइमर की N2O4 की, तो वो क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का स्क्वायर। तो ये जो मेरी ये जो वैल्यू आई है किसकी, N2O4 की, इसको मैं क्या करूंगी, प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। प्रीवियस इक्वेशन क्या थी अपनी, रेट कैसे डिफाइन किया था, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। लिख लेते हैं हम इसको। जो रेट था वो था अपना K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। N2O4 अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ NO, तो वो क्या हो जाएगा, K इंटू में K इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको K इंटू K इक्विलिब्रियम एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, दैट विल बी K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू में H2। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K डैश। K डैश क्या है, कांस्टेंट है, NO का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन इस अकॉर्डिंग आपको करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, NO का स्क्वायर इंटू में H2, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रेट है एट 100 डिग्री सेल्सियस वो 4 टाइम्स है रेट के किस टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो देखो T1 कितना है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 प्लस कर देना, दैट विल बी 323 केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो रेट है R1 लिख लो, वो क्या होगा अपना, वो लेट से हम मान लेते हैं वो हो जाएगा X, ठीक है। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस किया, T2 कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, इतना करते हैं, इसको केल्विन में करते हैं 373 केल्विन। इसके लिए जो हमारा रेट है दैट विल बी R2, और वो कितना हो गया है, वो 50 डिग्री पे जो रेट है उसका 4 टाइम है, 50 डिग्री पे कितना है X, तो 100 डिग्री पे कितना हो जाएगा 4X, ठीक है। अब हमें बतानी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला आपने देखा होगा, फॉर्मूला होता है अगर हमें किसी दो टेम्परेचर पे रेट दे रखा है और हमें पूछी एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिलेशन क्या होता है, log ऑफ K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू 2.303
नीचे जाएगा ये, सॉरी इसको नीचे लेते हैं। ये होता है EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। T1 हमें नोन है, T2 हमें नोन है, EA हमें पूछी है, R हमारा कांस्टेंट है। K2/K1 क्या होगा? R2/R1 का रेशियो। K2/K1 इज इक्वल टू R2/R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x डिवाइड बाई x। कितना हो गया? 4। पुट कर देते हैं सारी चीजों को। पुट कर देते हैं। लॉग ऑफ 4 किसके बराबर होगा? EA डिवाइड बाई 2.303 R। T1 कितना है जी? 323। T2 कितना है? 373 है ना? ठीक है, अब देखो EA को उधर ले जाती हूँ, ठीक है, और बाकी चीजों को इधर ले जाते हैं। log of 4 will be EA डिवाइड बाई 2.303 R। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 373 माइनस 323 50 डिवाइड बाई 323 इंटू में 373। इससे आगे अगर हम चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? EA को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। EA विल बी EA किसके इक्वल आ जाएगा? log 4 log of 4 इंटू में 2.303 R इंटू में 323 इंटू में 373 डिवाइड बाई 50। ठीक है जी। log 4 को कैसे लिख सकते हैं? log 2 का स्क्वायर। ओके, यहीं पे करते हैं। log 4 को लिख सकते हैं हम 2 log 2। 2.303 इंटू R इंटू में 373। ये सब, इस सब की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2307 किलो जूल पर मोल। तो क्या करेंगे? ये डेटा हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 2307 किलो जूल पर मोल। पुट कर देते हैं 2307 डिवाइड बाई 50। अब देखो स्पेस नहीं है, यहीं पे देख लेना। log 2 की वैल्यू हमें 0.3 गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये सारा डेटा जब आप पुट कर दोगे तो आंसर आपका किलोजूल में आएगा, और कितना आएगा? 27.68। ये पुट कर लेना, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 27.68 किलोजूल पर मोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके साथ वी हैव एक्स्ट्रा पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक सैंपल है, 0.9 मोल है आपके पास N2O का, उसको आपने किसी सील्ड कंटेनर में डाल दिया है और वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। और जो इस डिसोसिएशन का जो ऑर्डर है वो कितना दे रखा है? फर्स्ट ऑर्डर। ओके, रिएक्शन लिख लेती हूँ। N2O डिसोसिएट हो रहा है आपका N2 प्लस में हाफ O2। दिस इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। उसके आगे क्या दे रखा है? जो इनिशियली इसके मोल्स थे T इज इक्वल टू 0 पे 0.9 मोल थे, ये प्रेजेंट ही नहीं थे। 42 मिनट्स के बाद क्या होता है? जब T इज इक्वल टू 42 मिनट हो जाती हैं तब इसके कितने मोल बचते हैं? 0.64 मोल बचते हैं, और इसकी कुछ कुछ अमाउंट बनी होगी। ठीक है, आपको क्या बताना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द रिएक्शन टू गो 90% कन्वर्जन। T 90% कितना टाइम लेगा, ये हमें निकालना है। तो देखो, इसको निकालने से पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने का डेटा हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे?
फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अपना k होता है, k क्या है, रेट कांस्टेंट, वो इक्वल होगा 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम t। यही इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो अगर हम बात करें जब हमारा t 42 मिनट है तो at कितना है अपना 0.64 मोल। ए नॉट क्वेश्चन में गिवन है तो हमारे पास सारा डेटा है k निकालने के लिए, पुट कर देते हैं। k क्या होगा 2.303, टाइम कितना हुआ 42 मिनट, ए नॉट था 0.9 एंड एटी विल बी 0.64। यहां तक ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई 42 लॉग ऑफ 900 डिवाइड बाई 900 डिवाइड बाई 640। क्या किया, 1000 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में, आपका क्या हो गया है, लॉग ऑफ 900 डिवाइड बाई 640। ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 0.149। पुट करते हैं अगले स्टेप पे, जो k है दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 42 इनटू में कितना था, इसकी वैल्यू 0.148, 0.148, ठीक है, ये होगी अपनी k की वैल्यू। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है t 90% कन्वर्जन के लिए कितना टाइम लगेगा। t 90% कन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानी है, ये 90% कंप्लीट हो गई है, तो अपना 80 कितनी बची है, 100 इनिशियल थी, 90% डिकम्पोज हो चुका है, दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ इनिशियली 100 है अपना, और बाद में कितना हो गया 10। t हमें निकालना है 90% के लिए, 90%, k हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगेन पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 0 से 0 कैंसिल, लॉग 10 कितना होता है 1, t 90% विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 1 हो गया डिवाइड बाई k कितना था 2.303 इनटू में 0.148, ये उल्टा हो जाएगा, इनटू में ऊपर कितना चला जाएगा 42, 2.303 से 2.303 गया, t 90% विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 0.148, और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ये कितनी आएगी आपकी, ये मिनट में आंसर दे रखा है, ये आएगी आपकी 283.8 समथिंग, और इसको अप्रोक्सीमेशन में आप लिख सकते हो 284 मिनट। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आएगा 284 मिनट। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैच करो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 248 मिनट। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इजी था, डेटा सारा कैलकुलेशन का गिवन था आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक गैसियस फेज रिएक्शन है, ए डिसोशिएट हो रहा है किसमें, बी प्लस सी में। इनिशियल प्रेशर, इसको लिख लेते हैं, ए गैस है आपकी, वो बना रही है क्या, बी इन गैसियस फेज प्लस में सी इन गैसियस फेज। दिस इज द गिवन रिएक्शन। इनिशियल प्रेशर कितना है 400 mm ऑफ Hg। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम कितना
20 मिनट के बाद क्या होता है, ये प्रेशर चेंज हो जाता है 1000 mm में। आपको बताना है कि इन गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं। ये गिवन रिएक्शन थी, T इज इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर है किसमें, mm ऑफ Hg में, वो कितना है 400 mm। इनिशियली क्या था, सिर्फ आपके पास A प्रेजेंट थी। T इज इक्वल टू 20 मिनट पे क्या हुआ है, T अब कितनी होगी 20 मिनट्स, 100, इसका प्रेशर था 400 से कुछ x अमाउंट डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि कुछ पोर्शन जो A का है वो क्या हो गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा B और C में। लेट्स से 400 में से x कम हो गया, तो इसका कितना बनेगा, कोफिशिएंट कितना है B का 2, इसका बनेगा अपना 2x एंड इसका कितना बनेगा x, ठीक है। 20 मिनट पे जो प्रेशर है वो 400 से कितना हो रहा है 1000, दैट मीन्स जो ये टोटल प्रेशर है, तीनों कंपोनेंट अपने गैसियस है, रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है, सबके मोल्स के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जो ये टोटल प्रेशर है 400 माइनस में x प्लस में 2x प्लस में x, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 1000 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है जी। x से x कैंसिल आउट हुआ, 400 प्लस में 2x हो गया अपना 1000, और अगर आप यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो 400 माइनस करो 600 बाई 2 300, x कितना हो गया 300। इसका क्या मतलब है, अब देखो t इक्वल टू 20 पे a की कितनी अमाउंट बनी है, बची है, a का इनिशियल प्रेशर था 400, x कितना है 300, तो a का प्रेशर कितना रह गया 100 mm ऑफ Hg, b का कितना हो गया 600 और x कितना हो गया 300, तो टोटल कितना हो गया 1000 हो गया। आगे चलें, अब देखो ये हमने सब कुछ गिवन डेटा से कैलकुलेट कर लिया। अब जो ऑप्शन है वो हमें क्या दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है, रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 0.0693, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 30 मिनट इज 350 mm ऑफ Hg, एंड लास्ट क्या है, जो टोटल प्रेशर होगा 30 मिनट के बाद दैट इज कितना 1100 mm ऑफ Hg। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो वन बाय वन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं रेट कांस्टेंट के साथ। रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाते हैं। हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए जो K होता है दैट इज 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाई AT, ठीक है जी। K हमें निकालना है और हमें क्या पता है, जब टाइम अपना 20 मिनट हुआ है तो जो AT है, जो प्रेशर है A का, वो कितना रह गया है 100, इनिशियली 400 था, 20 मिनट के बाद 100 रह गया है, पुट कर देते हैं 2.303 डिवाइड बाई 40 लॉग ऑफ A0 इज अवर 400 एंड AT इज अवर 100, यहाँ से log 4 आ जाएगा, कितना हो गया 2.303 log 4 आ जाएगा आपका 2 log 2 डिवाइड बाई, ये टाइम कितना था 20 मिनट था आई गेस, टाइम विल बी अब आफ्टर 20 मिनट्स, ओके इसको चेंज कर लेना, टाइम दे रखा अपना 20 मिनट, 20 मिनट के बाद ये चेंज हुआ है, डिवाइड बाई 20, इसको कैलकुलेट करोगे तो T जो आपकी K की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.0693 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है आपकी K की वैल्यू, और ये जो टाइम है ये आएगा आपका मिनट इनवर्स में, तो आपका इसको ना मिनट इनवर्स में चेंज कर लेना, यहाँ से मिनट इनवर्स, ओके। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई है 0.0693 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड। अगर हमें K पता है और हमें T हाफ निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होता है, जो T हाफ है दैट विल बी इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई K, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ रही है,
K की वैल्यू आ रही है 0.0693 और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका टी हाफ कितना हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई, हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बट हमें पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के लिए देखते हैं क्या पूछा है। जो पार्शियल प्रेशर है ए का 30 मिनट के बाद वो 350 mm ऑफ Hg होगा। चेक करते हैं। अगर हमारे पास K कितना है 0.0693 इज इक्वल टू 2.303, कितने मिनट के बाद 30 मिनट के बाद। इनिशियली ए का प्रेशर कितना है 400 और हमें निकालना है प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, पीटी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैसे होगा, ये होगा 0.0693 इंटू में 30 डिवाइड बाई 2.303 विल बी इक्वल टू log ऑफ 400 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। 30 मिनट है वो। जब आप यहां से पी ए के लिए सॉल्व करोगे, प्रेशर ऑफ ए के लिए सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका 50 mm ऑफ Hg। 50 mm ऑफ Hg सॉल्व कर लेना, ये शायद कैलकुलेट होके आता है आपका 0.9 समथिंग, जी 0.9 आएगा। उसके बाद 0.9 हो जाएगा log ऑफ 400 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, और जब यहां से आप पीटी के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वो 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में कितना दे रखा है क्वेश्चन में कि 30 मिनट के बाद जो प्रेशर है ए का वो 350 mm ऑफ Hg है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया आपका। अगला देखते हैं टोटल प्रेशर कितना होगा 30 मिनट के बाद। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे, पी टोटल, बैक चलते हैं, पी टोटल क्या होगा 400 माइनस में x प्लस में 2x प्लस में x, और इस पॉइंट पे x अपना कितना है, पीटी होगा अपना 400 माइनस में x प्लस में 2x प्लस में x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 400 प्लस में 2x। देखो A का प्रेशर 30 मिनट पे, A का जो प्रेशर है 30 मिनट पे T इक्वल टू 30 पे हमें गिवन है कितना 50 mm ऑफ Hg। 30 मिनट पे जो PA है दैट इज 50 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। इसका क्या मतलब है, जो 400 माइनस x है वो आपका 50 है, यहां से जब आप x कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा 350। तो P टोटल के लिए x कितना पुट करना है हमें 350। जब 350 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस में 350 टू जा 700, कितना आ गया 1100 mm ऑफ Hg, 1100। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा हो गया, हमारा हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट आ रहा है, रेट कांस्टेंट हमारा 0.0693 मिनट इनवर्स आ रहा है, ये भी करेक्ट है। टोटल प्रेशर हमारा 1100 आ रहा है, हमारा जो पार्शियल प्रेशर है ना ए का वो हमारा 50 mm आ रहा है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 350 mm। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में हमें वही पूछा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये जो ऑप्शन है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा लेंथी था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, एक प्लॉट दे रखा है ln k वर्सेस 1/t का, जो कि फिगर में गिवन है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, जब t आपका t1 कितना दे रखा है 400 केल्विन है, तब जो आपका रेट कांस्टेंट है k1 वो कितना है 10⁻⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके 500 केल्विन कर दिया तो जो K2 आया है वो कितना होगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन होती है जो दो रेट कांस्टेंट को
जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं उनको रिलेट करती है, वो क्या होती है, ln ऑफ K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू EA बाई R मल्टीप्लाई बाई 1/T1 माइनस में 1/T2। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। T1 T2 हमें नोन है, T1 इज 400 एंड T2 इज 500। अब हमें क्या चाहिए, EA चाहिए। सबसे पहले हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है अपनी, K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस के EA बाई RT, राइट। इस इक्वेशन को हम किस में चेंज कर लेंगे, ln की फॉर्म में, दोनों साइड ln लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ln ऑफ A इज इक्वल टू ln ऑफ K। दोनों साइड ln ले लेते हैं, ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस में EA बाई RT। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू c प्लस में mx। y क्या है आपका, ln ऑफ k, x क्या है 1/t, तो आपका m कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका ln ऑफ a एंड m हो जाएगा माइनस के EA बाई R। ठीक है, माइनस का मतलब है जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव है, इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो जो स्लोप है वो कितना दे रखा है आपको, माइनस के 4606 केल्विन, माइनस के 4606 केल्विन। तो EA बाई R की वैल्यू कितनी हो गई, 4606 केल्विन, राइट। जो ये EA बाई R आई है वो उसको किस में पुट करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। आगे देखते हैं, ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस के 1/T2। K2 हमें पूछा है, K1 हमें गिवन है 10 रेज़ टू पावर माइनस के 5 सेकेंड इनवर्स। EA बाई R कितना आया था, 4606 केल्विन। 1/T1, T1 कितना था 400 केल्विन, T2 था 500 केल्विन। ठीक है, ln को लॉग में चेंज कर लेते हैं, 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1 किसके इक्वल होगा, 4606 केल्विन, ये भी केल्विन में है दोनों, कितना आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा आपका 500 माइनस में 400, एलसीएम लेंगे तो डिवाइड बाई 400 इंटू में 500। ठीक है, यहां से देखो 100 आ जाएगा, 4606 इंटू में 100 डिवाइड बाई 400 इंटू में 500 किसके बराबर है, 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1, राइट। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी कम आउट टू बी 2.303। अब देखो 2.303 किसके बराबर है, हम्म 2.303 log of K2 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस के 5 सेकेंड इनवर्स विल बी इक्वल टू 2.303। ठीक है, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया अपना, log ऑफ K2 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस के 5 सेकेंड इनवर्स विल बी इक्वल टू 1। लॉग को इधर लेके जाओगे किस में जाएगा, 10 रेज़ टू पावर में, K2 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस के 5 सेकेंड इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 10, उल्टा हो गया 10 रेज़ टू पावर 1। लॉग को जब इधर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 10 की पावर हो जाती है ये, तो क्या हो जाएगा अपना 10 की पावर 1। ठीक है, यहां से हम K2 के लिए सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाई K2 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस के 5 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस के 4 सेकेंड इनवर्स।
ये क्या हो गया इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन था। K की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴, नो, 10⁻⁻⁴, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा 500 डिग्री केल्विन पे, 500 केल्विन पे वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। काफी आसान था, ये इक्वेशन हमें पता है। इस इक्वेशन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जाननी थी, वो हमने इस ग्राफ के स्लोप से निकाल ली। EA/R की वैल्यू, जो इस ग्राफ का स्लोप था वही क्या था, EA/R, उसको हमने इसमें पुट किया। T1 T2 हमें नोन थे, K1 गिवन था, K2 कैलकुलेट करना था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।